क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, विज्ञान के इस मॉडल पेपर में सभी वीवीआई क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको मैट्रिक में 400 से ज़्यादा नंबर लाना है तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय का वीवीआई क्वेश्चन अपलोड करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी टेलीग्राम ग्रुप में 700 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी जा कर के ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड जितना भी नोट्स होगा, जितना भी वीवीआई क्वेश्चन होगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जा कर के टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। कहता है कि दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक है। दोस्तों, कहता है कि दिल्ली परिवहन की जो बस में सीएनजी प्रयुक्त होता है उसका मुख्य घटक क्या है। तो देखिए, सीएनजी का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सूर्य से जो ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि सूर्य में जो ऊर्जा विकसित होता है उस ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो उसका जो स्रोत है वो है हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन। यानी कि नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा विकसित होता है। और किसका संलयन होता है? तो हाइड्रोजन नाभिक का संलयन होता है। यानी कि ये ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए तीसरा क्वेश्चन में। देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है कि निम्नांकित में ऊष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है। दोस्तों, निम्नांकित में ऊष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है H2 प्लस Cl2 डैश 2HCl प्लस 44.12 किलो कैलोरी। उसके बाद बी देखिए S प्लस O2 प्लस SO2 और 71.0 कैलोरी। उसके बाद सी दिया हुआ C प्लस O2 डैश CO2 प्लस 94.45 किलो कैलोरी। और डी दिया गया है H2 प्लस I2, या उसके बाद दिया हुआ है 11.82 किलो कैलोरी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यह ऊष्मा शैलीय अभिक्रिया है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के एक सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है। दोस्तों, कहता है कि कौन संतुलित प्रक्रिया नहीं है। इसी को इस तरह से भी पूछ सकता है कि बताइए कि संतुलित अभिक्रिया कौन है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि संतुलित प्रक्रिया नहीं है, यानी कि जो अणुओं की संख्या होगा वो दोनों तरफ बराबर नहीं होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन चेक कीजिए। तो देखिए लोहा इसमें एक बार है और इधर भी लोहा एक बार है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर देखिए 2 बार है और इधर क्लोरीन 3 बार है, यानी कि यह संतुलित नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और सभी को आप लोग चेक करके देख सकते हैं, सभी में जो अणुओं की संख्या होगा वो समान होगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप लोगों को ये पता नहीं है कि हम अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, तो आप लोग हम वीडियो बना चुके हैं, उस पर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर के वीडियो देख लीजिए कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अम्ल है। तो देखिए CaO, उसके बाद KOH, उसके बाद NaCl और HCl। तो देखिए इसमें अम्ल कौन है? तो HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये रासायनिक सूत्र दिया हुआ है। चलिए उसके बाद आइए छठा क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जो सही सूत्र है वो क्या है। तो Na2CO3 × 10H2O होता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो देखिए अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। कितना से कम होता है? 7 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, 7 से कम। चलिए उसके बाद आइए 8वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं, यानी कि जो दाहिना ओर तत्व रखा गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वो अधातु है। जितना भी दाईं तरफ तत्व है वो क्या है? अधातु है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन हम बहुत बार बताए हैं कि जो अधातु का ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है, और धातु का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पर पूछा गया कि अधातु का ऑक्साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा अम्लीय। चलिए उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन। कहता है कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? दोस्तों एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है कार्बन अपकरण, बी है विद्युत अपघटन, सी है एल्यूमिनियम और डी है साइनाइड। तो देखिए एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण होता है वो विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिव मिले, ताकि आपके लिए नया नया वीडियो बना सकें। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि एंटीमनी है। दोस्तों एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी उपधातु है। क्या है? एक उपधातु है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 12 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? देखिए स्टेनलेस स्टील होता है उसमें क्या होता है? निकेल होता है और क्रोमियम होता है। क्या होता है? निकेल होता है और क्रोमियम होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 13 नंबर सवाल कहता है कि प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर है वो किसका बहुलक है? तो जो प्राकृतिक रबर होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए 14 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन की संयोजकता होती है। तो देखिए कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन कार्बन के बीच संयोजकता है वो कितना है? 4 होता है, यानी कि कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है, यानी कि कार्बन से हम लोग 4 एलिमेंट को जोड़ सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए देखिए कहता है कि साबुन है। दोस्तों साबुन किसको कहते हैं? तो सोडियम एसीटेट को कहते हैं। किसको कहते हैं? एसीटेट को, सोडियम एसीटेट को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो श्वसन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो कहता है कि हवा से कांच में, हवा क्या है? तो हवा हो जाएगा विरल माध्यम और कांच क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है प्रकाश तो वह अभिलंब की निकट मुड़ जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यानी कि हवा से कांच में जब प्रकाश प्रवेश करेगा तो वो क्या होगा? अभिलंब के निकट मुड़ जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है वो किस उपकरण से संभव हो पाता है? तो प्रिज्म की सहायता से हो पाता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? दोस्तों इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है कि किस जंतु में
लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होता है। दोस्तों लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? दोनों में। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है में हाइड्रा, बी है अमीबा, सी है मेढक और डी है तिलचट्टा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए उसके बाद आइए किस्मा क्वेश्चन में, कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, यानी कि अवतल लेंस में जो आवर्धन होता है वो किसके बराबर होता है? तो u बटा v के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप लोग क्या करिए कि जो प्रश्न याद नहीं है उसको साथ में कॉपी और कलम लेकर के बैठिए और उसको वीडियो रोक रोक करके उसको नोट करते जाइए और बाद में उसको याद कर लीजिए, ताकि आपका जो रिवीजन है वो नेक्स्ट लेवल का हो और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ। इसलिए इसको कॉपी पर ज़रूर नोट करते जाइए। देखिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया, इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कि कोई देखिए पदार्थ है उसको क्या किया गया? पॉजिटिव चार्ज कर दिया गया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया, यानी कि धन आवेश से आवेशित कर दिया गया। तो उसका जो द्रव्यमान होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए उसका जो द्रव्यमान होगा वो थोड़ा सा घट जाएगा, यानी कि अंशतः घट जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? दोस्तों ओम के नियम परिभाषित करने में किसका मान है वो अचर रहता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ताप का, यानी कि टेम्परेचर का मान होता है वो इसमें अचर रहता है। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन याद नहीं है तो इसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए कि ओम के नियम परिभाषित करने में किसका जो मान है वो अचर रहता है। तो टेम्परेचर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 24 नंबर सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? कहता है कि लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कौन सा ऑप्शन कर रहा है? तो देखिए ऑप्शन ने दिया हुआ चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, ये गलत है। कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, ये भी गलत है। कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं के केंद्र तार होता है, यानी कि ऑप्शन सी देखिए सही कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए देखिए कहता है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? दोस्तों डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो देखिए डायनेमो यानी कि जो जनरेटर होता है उससे हम लोग एसी और डीसी दोनों प्राप्त करते हैं, एसी और डीसी दोनों प्राप्त करते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा दोनों, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 26वां क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो इसको भी आप अच्छे से समझिए। देखिए कहता है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है। श्रेणी क्रम में 1 + 2 + 3 डायरेक्ट जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम का रहेगा तो 1 + 2 + 3 डायरेक्ट, यानी कि 6 ओम हो गया। और यही पूछता समांतर क्रम तो 1/2 + 1/1 + 1/3, यानी कि तीनों का बटा में करके हम लोग इसका मान निकालते हैं। यहाँ पर श्रेणी क्रम है तो सीधे हम लोग जोड़ देंगे। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। देखिए ये क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिए। कहता है कि गोलीय दर्पण, तो देखिए गोलीय दर्पण में कौन आता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। कहता है कि जिसका जो दृश्य क्षेत्र होता है वो बहुत विस्तृत होता है, यानी कि बड़ा होता है। तो देखिए बड़ा विस्तृत क्षेत्र किसका होता है? उत्तल दर्पण का। अब देखिए कैसे? तो देखिए उत्तल दर्पण से आप लोग पीछे का दृश्य देखेगा तो छोटा दिखेगा लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाएगा। इसीलिए जो मोटर गाड़ी के चालक होता है वो अपने सामने कौन सा दर्पण लगाता है? तो उत्तल दर्पण लगाता है। चलिए उसके बाद आइए 28 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कहता है वृक्क की
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? दोस्तों वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद आइए 29वां सवाल में। देखिए कहता है कि लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों लार में यानी कि जो मानव का लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप याद कर लीजिए, या फिर अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको कॉपी में अवश्य नोट करें कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। दोस्तों भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो इलियम में होता है। कहाँ होता है? इलियम में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दोस्तों मानव के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो कैसी होती है? नलिका विहीन होती है। दोस्तों कैसी होती है? नलिका विहीन होती है, यानी कि उसमें नलिका नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए कहता है कि लंगर हंस की दीपिकाएं पाई जाती है। दोस्तों लंगर हंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए कहता है कि पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है। दोस्तों पुरुषों में यौनारंभ का जो लक्षण है वो क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ दाढ़ी एवं मूछ का उगना, बी है कंठ का फूटना, और सी है मांसपेशियों में उभार आना, और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपको पता होगा, हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। उसके बाद देखिए कहता है कि द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटॉपिक अनुपात था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9:3:3:1, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? दोस्तों मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। सबसे पहले मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों से बना होता है? दोस्तों पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों से बना होता है? 2 घटकों से, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि यूरो 2 का संबंध है। दोस्तों यूरो 2 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से है। किससे है? वायु प्रदूषण से यूरो 2 का संबंध है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं, यानी कि वैसा क्षेत्र जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है उसको कहा जाता है नम क्षेत्र। क्या कहा जाता है? नम क्षेत्र कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है वो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, यानी कि जो मस्तिष्क का पिछला भाग है उसका हिस्सा है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक अभिक्रिया नहीं है? वमन, चबाना, लाराना, हृदय का धड़कना। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चबाना। दोस्तों चबाना यह एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। दोस्तों शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृष्ण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृष्ण में होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? दोस्तों पुष्प का कौन सा भाग है वो
फल बनता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अंडाशय, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। दोस्तों लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा है वो किस में पाया जाता है? देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है पुरुषों में, उसके बाद स्त्री में, सी है पुरुष और स्त्री दोनों में, और डी है किसी में नहीं। तो देखिए लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा है वो किस में पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है, क्योंकि महिलाओं में सिर्फ एक्स और एक्स पाया जाता है और पुरुषों में क्या पाया जाता है? एक्स और वाई। तो देखिए इसमें जो पूर्ण गुणसूत्र है वो हो गया एक्स वाई, यानी कि यह किस में पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि मानव शरीर के कहता है कि सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? दोस्तों मानव शरीर में कोशिका के कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 23 जोड़ा, यानी कि 46 गुणसूत्र पाया जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि निम्न में से कौन से समूह केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? दोस्तों जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन है? तो देखिए घास, पुष्प, चमड़ा, मांस, लकड़ी, घास, फलों के छिलके, केक एवं रबर, केक, लकड़ी एवं घास। तो इसमें देखिए केवल जैव निम्नीकरण कौन है? केक, लकड़ी और घास, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। दोस्तों नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? दोस्तों हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो अभी बताए थे कि मुकुलन द्वारा होता है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कहता है कि पराग कोश में होते हैं। दोस्तों पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। दोस्तों मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में जनन होता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि द्विखंडन होता है। दोस्तों द्विखंडन है वो किस में होता है? तो देखिए द्विखंडन है वो अमीबा में होता है, ऑप्शन देख लीजिए। उसके बाद पैरामीशियम में भी होता है और लेशमानिया में भी होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि फूल में नर जनन अंग होता है। दोस्तों फूल में नर जनन अंग कौन होता है? तो पुंकेसर होता है या फिर पुमंग इसी को कहा जाता है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि अंडाणु निषेचित होता है। दोस्तों अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? तो फ्लोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि फ्लोपियन नलिका में। चलिए उसके बाद देखिए 56 नंबर सवाल, कहता है कि शुक्राणु बनता है कहाँ बनता है? वृष्ण में बनता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या आंसर हो जाएगा? फूल द्वारा होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि निम्नांकित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? दोस्तों कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। तो देखिए इसमें जो पपीता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पपीता। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार आते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है? दोस्तों उभयलिंगी जंतु कौन है? तो केचुआ है। आप लोग जानते होंगे केचुआ है वो उभयलिंगी जंतु है। देखिए कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? दोस्तों पुष्प का कौन सा भाग है वो फल बनता है? तो अंडाशय। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर। चलिए उसके बाद देखिए,
कहते हैं निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार हो गया, कौन हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। इसको आप लोग रिवीजन करते जाइए। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। दोस्तों निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। दोस्तों अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है वो किस विधि द्वारा होता है, तो विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है, ये भी आपको बताया था कि अंडाशय। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 68 नंबर सवाल कहता है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। दोस्तों हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ मस्तिष्क, बी है तंत्रिका, सी है मुख और डी है स्पर्शक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पर्शक, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्नांकित में से कौन पुनर्उद्भवन का उदाहरण। दोस्तों पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो हाइड्रा हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि पौधे में जननांग कहाँ पाए जाते हैं, तो फूल में पाए जाते हैं, यानी कि पुष्प में। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है। दोस्तों अलैंगिक जनन की विधि कौन है, यही आपको बताना है। तो विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन और इनमें सभी। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए उसके बाद देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। दोस्तों कौन सा अभिलक्षण है वो वंशागत नहीं है, तो आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार और डी है बाल की प्रकृति। दोस्तों इसका आंसर हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपका उत्तर सही होगा तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे कि हाँ आपका जो उत्तर है वो सही है। और अगर नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए। उसको बहुत सारे स्टूडेंट देखा है, तो आप लोग भी जाकर देख लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। दोस्तों शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील इसमें कौन है, तो C2H4 है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए कहता है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में सिर्फ एक बंधन होते हैं। कितने बंधन, एक बंधन। और कार्बन में तो 4 बंधन होते हैं। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो यूनिट होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है महाशय, यकृत, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा छोटी आंत। चलिए उसके बाद देखिए 78 नंबर सवाल कहता है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयन का नियंत्रण करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। चलिए उसके बाद आइए 79 नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका कौन सहायक है। तो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, फ्लोमी के वाम हस्त नियम, फ्लोमी के दक्षिण हस्त नियम, इनमें से सभी। तो देखिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो हम तीनों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्लूकोज में विखंडन पाइरुवेट में होता है। ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है। यह प्रक्रम संभव होता है, यानी कि यह प्रक्रम है वो कहाँ संभव होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया और यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप लोग सबसे पहले वीडियो को देख सकें। और दोस्तों इसका PDF अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो हाई टारगेट मोबाइल एप्लीकेशन भी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप हमको कर सकते हैं, आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।